थोड़ी क्रिकेट, थोड़ी सियासत के साथ मैं हूँ अयाज खान। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की बात फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी पे चली गई है। फिर बैक चैनल राब्ते हो रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इन दोनों को एक मुआहदे पे लाने पे मजबूर किया जाए। इसके बाद मोहसिन नकवी का रोल इसमें क्यों इम्पोर्टेंट था, वो ईरान क्यों गए और ईरान के साथ ईरानी वफ्द के साथ वहाँ स्विट्ज़रलैंड क्यों गए, ये और उसके बाद फिर जो जेडी वैंस ने पाकिस्तान और इंडिया के दो लोगों की तारीफ की है और उनका मुझे बहुत पसंद है, उनके इस बयान पे इंडिया में आग लगी हुई है, ये चीज़ें। और फिर डीजे ट्रम्प बाबू जो हैं वो जब भी गलत वक्त पे मुंह खोलते हैं उसके क्या नतीजा निकलता है, इस पे हम बात करने जा रहे हैं। और फिर ईरानी डेलीगेशन की जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरनेशनल स्टेज पे जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पे आते हैं तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपका कॉन्डक्ट, आपका बिहेवियर, ये बहुत सी चीज़ों को तय करता है और दुनिया को बताता है कि कौन कहाँ खड़ा है। ईरानी डेलीगेशन की बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे यूं लगा जैसे सुपर पावर ईरान है और अमेरिका मजबूर है उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए। आप देखें, अब्बास अरागची आते हैं, प्राइम मिनिस्टर से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, लेकिन उसके बाद वो फौरन साइड पे हो जाते हैं। वो ये जहमत भी नहीं करते कि अमरीकी वफ्द से हाथ मिलाया जाए। और उसके बाद फिर एक स्टेज पे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ बड़े परेशान नजर आ रहे हैं कि ये क्या होने जा रहा है। जाहिर है जिस मुल्क ने इतनी एफर्ट की हो सालसी के लिए, जो यहाँ तक लाया हो फ्री कैन को, और फिर वो भी अमेरिका और ईरान जैसे फ्री कैन को जो 47 साल से हालत जंग में है और फिर जंगें भी हो चुकी हैं इस दौरान, तो उसका परेशान होना लाजमी बात है। जेडी वैंस जब वहाँ खड़े होकर बात कर रहे थे और जब वो ये कह रहे थे कि मुसलसल राब्ता अगर किसी के साथ मेरा इस दौरान है तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, और अगर ईरान के साथ बराह रास्त राब्ता रहा है तो वो मोहसिन नकवी का है। उसकी वजह ये है कि वो जैसे ही कोई डेवलपमेंट होती थी या पाकिस्तान ने कायल करना होता था ईरान को किसी चीज़ पे, तो मोहसिन नकवी ईरान चले जाते थे, और यही लास्ट टाइम भी हुआ। और इस दफ़ा तो ये हुआ कि वो मोहसिन नकवी ईरानी वफ्द के साथ स्विट्ज़रलैंड गए। आपको याद होगा ईरान ने एक स्टेज पे क्लियर कट कह दिया था कि वो सिर्फ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगा, कहीं और नहीं करेगा, क्योंकि उसे किसी और जगह पे एतमाद नहीं था कि उनका वफ्द सेफ होगा। तो मोहसिन नकवी का वहाँ जाके उनको ये यकीन दिलाना कि आप बिल्कुल महफूज हैं, आएँ। यूरोप में भी अगर मुज़ाकरात हो रहे हैं, स्विट्ज़रलैंड में हो रहे हैं, वहाँ के रिजॉर्ट पे हो रहे हैं, बड़े खूबसूरत रिजॉर्ट पे, बर्गनस्टॉक पे, तो वो भी मैं आपके साथ चलता हूँ, और इससे बड़ी बात नहीं होती। ज़ाहिर आपने जब यकीन दहानी करानी होती है इस सारे इश्यू में, मैं तो मोहसिन नकवी को कहता हूँ वज़ीर दाखिला बराए खारजा अमूर, कि वो फॉरेन अफेयर्स के ये जो काम इस मामले में किया है। मैं जेडी वैंस की बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि दो शख्सियात मुझे बहुत पसंद हैं, एक इंडिया से और एक पाकिस्तान से। इंडिया से तो ज़ाहिर है उनकी अहलिया हैं, बेगम है, उनकी वाइफ है, इसलिए उनकी वो पसंदीदा हैं, और यहाँ आसिम मुनीर उनके पसंदीदा है। इस पे इंडिया में यकीनन आग लगी हुई है। इंडियंस बहुत तपे हुए हैं इस बयान पे कि ये जेडी वैंस ने बयान कैसे दे दिया। उससे पहले जब टीमें पहुंच गईं और बिल्कुल लग रहा था कि अब मुज़ाकरात बड़े अच्छे तरीके से होने जा रहे हैं और कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तब डोनाल्ड ट्रंप फिर एक बयान जारी करते हैं और फिर वो एक चैनल से बात भी करते हैं और फिर ईरान को उसी तरह की धमकियां देना शुरू कर देते हैं कि ईरान को सफ़ा हस्ती से मिटा देंगे ईरान ने अगर अपनी प्रॉक्सीज की हिमायत बंद न की। और फिर जब उन्हें एहसास होता है, ज़ाहिर है उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि ईरानी वफ्द नाराज कर चुके होते हैं, फिर वो एक और वो बयान जारी करते हैं और उसमें वो ये कहते हैं कि हमने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए इनकी हिफाजत के लिए, नेटो के लिए, और सबसे ज़्यादा गुस्सा उन्हें इस वक्त इटली पे है, और चूंकि वो जॉर्जिया मेलोनी वाली हमने आपसे डिस्कस की थी। उसके बाद वो कहते हैं कि इटली समेत ये जो लोग हैं, ये जब हम ईरान में फंसे तो हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया, हमने हमेशा इनकी हिफाजत की। अब रौला ये है कि हुजूर आपसे कहा किसने था ईरान में फंसे? आपको याद होगा मैंने बहुत अरसा पहले एक बात की थी कि एटम बम से बड़ा जो हथियार ईरान के पास है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, और उसने साबित किया है। अब दुनिया इस खौफ में रहेगी हमेशा कि ईरान जब चाहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देगा। इसलिए अमेरिका ज़ाहिर है मजबूर भी हुआ ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए, लेकिन एक बयान, एक गलत चाल डोनाल्ड ट्रंप की सब बर्बाद कर देती। अभी भी सबसे ज़्यादा पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है सालसी के लिए, पाकिस्तान बैक डोर चैनल से
وہ ڈپلومیسی کر رہا ہے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. ظاہر ہے دونوں طرف کو سمجھانا پڑتا ہے اور کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ جی آپ یہ چھوڑ دیں, یہ اس کے بدلے میں لے لیں. اس کے بعد پھر بات آگے بڑھتی ہے اور اس میں پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. یہی رول انڈیا کو بہت زیادہ کھٹک رہا ہے, ان کو فیل ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے مودی جی پہ تنقید بھی اسی لیے ہوتی ہے کہ سارے کرائسس میں آپ کہاں ہیں, وہ ظاہر ہے کہیں نظر نہیں آ رہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ پاکستان اس وقت انٹرنیشنل سٹیج پہ ہے, وہ نظر آ رہا ہے. پوری دنیا کا میڈیا, لیڈرز, رائے عامہ سب پاکستان کے حق میں ہیں کہ جی پاکستان نے یہ رول بڑا زبردست پلے کیا ہے. لیکن ان سب کی کامیابی کے لیے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہوگی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی خاص طور پہ ایسے موقعوں پہ خاموشی ہوگی کہ وہ کوئی اس طرح کا بیان جاری نہ کریں. یا تو ان کو مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا دیا جائے, ایرانی پریزیڈنٹ بھی آ جائیں اور وہ بھی آ جائیں اور بیٹھ کے وہ بات کر لیں. ادروائز جب وہ دور بیٹھے ہوتے ہیں اور جب مذاکرات کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کوئی کامیابی کی طرف جا رہے ہیں, اس وقت ان کا بیان سب کچھ برباد کر دیتا ہے. یہ چیز بڑی انوائنگ ہے. وہ ظاہر ہے یہ اسپیشلی پاکستان کے لیے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ان ویڈیوز میں کہ شہباز شریف صاحب ایک دفعہ کتنا پریشان ہوتے ہیں. بہرحال پاکستان اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے. پاکستان پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں امن ہو جائے, کیونکہ ایک بیان ڈونلڈ ٹرمپ کا تیل کی قیمتیں پھر بڑھا دیتا ہے. ابھی ہم نے شکر کر کے کیا تھا کہ گورنمنٹ نے تیل سستا کیا ہے اس ملک میں, اور مزید کی بھی توقع تھی, لیکن اس طرح کی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی باتوں سے پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. نیتن یاہو کو وہ سمجھا نہیں پا رہے کیونکہ یہ معاہدہ یقیناً ٹرمپ کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا اسرائیل کے لیے نقصان دہ. اس لیے اسرائیلی پرائم منسٹر کا پریشان ہونا اس میں بنتا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ سپر پاور کے پریزیڈنٹ ہیں. اگرچہ وہ سپر پاور تیزی سے ختم ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز کی وجہ سے, لیکن سٹل جب تک وہ برائے نام ہی صحیح امریکہ سپر پاور ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کو اس طرف جانا چاہیے. ابھی بھی میں ہوپ لیس نہیں ہوں. یقین کریں مجھے ابھی بھی امید ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے اور کسی نتیجے پہ ضرور پہنچیں گے. اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اس کی وجہ کہ پاکستان بہت سنسیئرلی یہ ایفرٹس کر رہا ہے ان کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے, اور کوششیں ہماری طرف سے سب جاری ہیں. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون اس وقت نمبر 1 اس پہ جا رہا ہے, کس کا رول سب سے زیادہ ہے, کس کی سب سے زیادہ تعریف ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی پاکستان جب اس میں کامیاب ہوگا تو یہ پاکستان کی وکٹری ہوگی اور یقیناً پوری دنیا کی وکٹری ہوگی. اس لیے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کا کریڈٹ کم ہے یا فیلڈ مارشل کا زیادہ کیوں ہے, یا محسن نقوی اسحاق ڈار سے زیادہ کیوں اس میں رول پلے کر رہے ہیں یا ایکٹیو ہیں. الٹیمیٹلی جب یہ کامیاب ہوں گے مذاکرات تو صرف اس میں پاکستان کا فائدہ ہے, پوری دنیا کا فائدہ ہے. اس لیے مجھے امید ہے کہ یہ جنگ دوبارہ نہیں ہوگی. دھمکیاں اپنی جگہ ہیں, آپ بالکل اس حوالے سے فکر نہ کریں. الٹیمیٹلی دنیا کو امن ملے گا اور اس بار اس امن کو واپس لانے کا سہرا پاکستان کے سر ہوگا. بہت شکریہ.